स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए मैं फिर अपना जो रूटीन है उसको पूरा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो बीच में फ्लो टूट गया था वो फिर से बन जाए। तो यहाँ पर थोड़ा कंटिन्यूटी मैं फिर यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को रेगुलर जो चीज़ मिल रही है वो मिलती चली जाए। तो अभी जो पिछला वीडियो था वो मैंने डाला था एडजेक्टिव क्लास का, और एडजेक्टिव क्लॉज को बनाया जाता था रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से। तो यहाँ पर अब हमको बनाना है आगे एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज में क्या है कि हमें कुछ कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो एडवर्ब क्लॉज को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड कंजंक्शंस हैं वो मैंने सभी ले लिए हैं। एक्चुअली जो एडवर्ब क्लास है उसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट 9 प्रकार के कंजंक्शन चाहिए। 9 प्रकार के, अर्थात 9 प्रकार के कंजंक्शन में क्या है, जो टाइम बताते हों, योर जो प्लेस बताते हों, और जो रीज़न बताते हों, और इसके बाद जो कंडीशन बताते हों, और इसके बाद जो आपका कंपैरिजन बताते हों, और इसके बाद आपका जो कंट्रास्ट बताता हो, इसके बाद आपका रिज़ल्ट जो बताता हो, इसके बाद आपका पर्पस बताता हो, इसके बाद आपका जो मैनर बताता हो, मैनर। तो इतने प्रकार के कंजंक्शन आपको चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टाइम मतलब समय जो बताएगा कंजंक्शन, प्लेस जो स्थान या जगह बताएगा, रीज़न जो कारण बताएगा, कंडीशन जो शर्त बताएगा, कंपैरिजन जो तुलना बताएगा, कंट्रास्ट जो विरोध बताएगा, रिज़ल्ट जो परिणाम बताएगा, पर्पस जो उद्देश्य बताएगा, और मैनर जो ढंग या तरीका बताएगा। ये आपके 9 प्रकार के कंजंक्शन हो गए। 9 प्रकार के, ये आपके 9 प्रकार के कंजंक्शन है जिनको लेकर हम एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे। अब बात ये है कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों को कंडीशंस या मैनर या कंट्रास्ट या फिर रिज़ल्ट और कंपैरिजन और प्लेस, रीज़न, टाइम, इनके कंजंक्शंस का ही आइडिया नहीं होता। उनको मालूम ही नहीं होता कि वेयर इवर या वेर इवर का क्या मतलब होता है। उनको मालूम ही नहीं है कि टिल और अनटिल में क्या फ़र्क है। उनको मालूम ही नहीं है कि इवन इफ़ क्या होता है। उनको मालूम ही नहीं है कि इन केस क्या होता है, प्रोवाइडेड क्या होता है। तो जब ये पता नहीं होगा तो उस तरह के सेंटेंसेस में वो कंजंक्शन कहाँ से ऐड कर पाएगा जो प्रॉपर उसमें सेट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हर एक चीज़ सीखने का एक तरीका होता है। अगर आप डायरेक्ट एडवर्ब क्लॉज यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसमें अगर एडवर्ब क्लॉज आ जाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा कंजंक्शन चाहिए होता है जो उन दोनों के वाक्यों को पूरी तरह से अर्थ में कवर कर ले, सही अर्थ दे, और फिर जाकर सेंटेंस को बना दे। लेकिन जब कंजंक्शन नहीं सही पता होगा कि इसमें जो प्रॉपर कंजंक्शन होगा वो कौन सा होगा, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका यूज कैसे किया जाता है, वह दोनों सेंटेंसेस को कवर कैसे करता है, सेट कैसे करता है। तो जब ये बात पता नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपना बेहतर स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, पूरी तरह से वो सही नहीं दे पाएगा। अब आपको चूँकि कंजंक्शन आता नहीं है उसका, तो आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। मतलब एक दूसरे पर चीज़ डिपेंड करती है। अगर आपको इवन इफ का पता है, मतलब आल्दो का पता है, मतलब अगर आपको अनटिल का मतलब पता है, ऐसे करके जो सभी व्हेन एवर या वेयर एवर का भी पता है, तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और अगर उनका कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। उसकी वजह यही होती है, बहुत सारे बच्चे सिंपल सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार से बनता है और उनके रूल्स क्या हैं। भाई एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए
कभी ऐसा होता है कि सिंपल सेंटेंस उसी नियम से बनेगा जिस नियम से वो बनता है, लेकिन नियम नहीं पता है, उनको मालूम ही नहीं है कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार से बनता है। तो वो उसका वीडियो पड़ा हुआ है सिंथेसिस में, और इधर मैंने नाउन क्लास एक पूरा कर दिया है, उसका भी वीडियो सिंथेसिस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इधर मैंने अभी एडजेक्टिव क्लास लेटेस्ट पूरा किया है कल, तो उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। अब मैं एडवर्ब क्लास पढ़ाने से पहले कंजंक्शन पढ़ाना चाहूँगा, ताकि कंजंक्शंस का आइडिया बच्चों को अगर हो जाता है तो फिर वो सेंटेंस में बहुत जल्दी सेट कर लेते हैं उसको कि अरे इसमें तो ये वाला कंजंक्शन लग जाएगा, और वो जाकर के एडवर्ब क्लास बन जाता है। तो जिन बच्चों को एडवर्ब क्लास बनाने से पहले ये कंजंक्शंस नहीं मालूम होंगे, वो एडवर्ब क्लास संयोग से बन जाए उसका सेंटेंस, ये एक अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर के वो सेंटेंस नहीं बना पाएगा, अंदर उसके फेथ नहीं होगा, उस सेंटेंस के प्रति पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमने ये सेंटेंस सही बनाया, क्योंकि कंजंक्शन का आइडिया नहीं है। सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, कंजंक्शन कौन सा सेंस उसका जो फेवर करता है, ये बात जब पता होती है तो सेंटेंस आसानी से और आराम से और सही भी बन जाता है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कंजंक्शंस। तो पहले इन कंजंक्शंस को पढ़ना होगा, जो एडवर्ब क्लास बनाने के लिए 9 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 9 प्रकार लिख दिए हैं। अब मैंने उसको कवर किया हुआ है जगह के हिसाब से, तो जितनी मेरे पास जगह है उतना ही आपको मैं काम यहाँ करके दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे साथ अगर एडजस्ट करेंगे। तो जितने ये कंजंक्शन है ये सभी टाइम से हैं, ये सब टाइम से हैं। और ये क्या है, ये प्लेस, ये प्लेस का हुआ, और ये किसका है, ये आपका रीज़न का है, ये रीज़न, ये प्लेस और ये टाइम। इसके बाद ये जो दिया हुआ है आपका, ये कंडीशन का है, कंडीशन। और ये किसका है, ये कंपैरिजन का है, ये कंपैरिजन वाले कंजंक्शन है। ये कौन से हैं, ये कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन। और ये क्या है, ये रिजल्ट वाला कंजंक्शन है, रिजल्ट। और ये क्या है, ये पर्पस बताते हैं। और ये आपका मैनर बताते हैं। ये 9 टाइप्स ऑफ कंडीशंस, ये सारे टाइम बताने वाले बहुत होते हैं। क्योंकि टाइम डिफरेंट टाइप का टाइम होता है, तो टाइम बताने वाले कंजंक्शन कुछ ज़्यादा हैं और इन्हीं का ज़्यादा यूज़ होता है, ये समझ लीजिए। यूज सभी होते हैं और अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें केवल टाइम वाले ही सेंटेंसेस नहीं आते हैं, कभी कंडीशन वाला आता है, कभी कंपैरिजन वाला आता है, कभी आपका पर्पस वाला आता है। अब आपको पर्पस वाले कंजंक्शंस में ये सारे कंजंक्शंस पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है। मैं 100% से भी ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसी वजह से नहीं बना पाता है, क्योंकि उसे कंजंक्शंस पता नहीं होते हैं। और जब कंजंक्शंस पता नहीं है तो उसको कॉन्सेप्ट वो सेंटेंस में जो है वो मालूम ही नहीं पड़ता है कि इसमें इन ऑर्डर दैट लगेगा, इसमें लेस्ट लगेगा, या इसमें सो दैट लगेगा, इसमें पता ही नहीं होता उसको। और जब पता नहीं होता तो वो सेंटेंस से बहुत दूर बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, हम इनके अर्थ को भी जाने कि इनकी मीनिंग क्या है। हालांकि मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लियर होगी वो आपकी सेंटेंस में क्लियर होगी, फिर भी अगर हम यहाँ पर देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको मदद ज़रूर मिल जाएगी, कंजंक्शन लर्न हो जाएंगे। देखिए, वेन माने यहाँ पर क्या होता है, जब। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को ऐड बनाने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनको क्यों कहा जाता है, कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं। चूँकि सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं इसलिए वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, और जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, तो वेन माने वैसे इंटरोगेटिव जो वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, वहाँ पर उसकी इंग्लिश की हिंदी होती है कब, जब वो पूछ रहा था कुछ,
लेकिन यहाँ पर दो क्लॉजेस को जोड़ रहा होता है, इसलिए व्हेन का मतलब यहाँ जब। ये मत समझिएगा कि सर ने जब क्यों लिख दिया, ठीक है ना, इसका मतलब होगा यहाँ पर जब। लेकिन ये अगर हम मूल रूप से उसको सिंगल बिल्कुल पूछें कि बताइए व्हेन माने क्या होता है, तब तो वहाँ पर हर बच्चा यही बताएगा कि कब होता है। लेकिन कंजंक्शन के तौर पर इसकी हिंदी क्या होती है, जब। ये भी बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। व्हेन की हिंदी बताइए, किसी ने पूछा और तुमने कह दिया कब। अच्छा चलो, इसको जब हम कंजंक्शन के रूप में लेते हैं तो व्हेन की हिंदी क्या होती है, तब आपको बताना चाहिए जब। हालांकि इसकी एक और होती है नाउन क्लास में, कि कब। कि कब, तो की इसलिए क्योंकि वो कंजंक्शन बन जाता है, और कब हम कह सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जब, और इस व्हेन वर्ब का मतलब होता है जब कभी। जब कभी, और या फिर कह सकते हैं कभी भी। जब कभी या कभी भी। वाइल माने जब, ठीक। टिल माने तब तक, और अनटिल माने तब तक और नहीं। इसके बाद बिफोर माने पहले, या के पहले या से पहले कह देते हैं। आफ्टर माने बाद में, या के बाद में या से बाद में। एज लॉन्ग एज माने जब, और एज सुन एज माने जैसे ही। सिंस माने जब। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि इनकी हिंदी अगर हमको पता होती है कंजंक्शंस की, अब ये प्रैक्टिस से आता है, इनको वैसे याद भी कर सकते हो। हालांकि सारे कंजंक्शंस जितने लिखे हैं, यह मैं समझता हूँ कि 80% कंजंक्शंस की हिंदी बच्चों को आ रही होती है। लेकिन कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिनकी हिंदी वो नहीं जान रहे होते हैं। तो यहाँ पर यही समझ ले, ये सब टाइम की कंजंक्शन है। व्हेन का मतलब जब, व्हेन एवर का मतलब जब कभी या कभी भी, और वाइल का मतलब जब, टिल का मतलब तब तक। ये जो वाइल लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज मत होइए, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में भी आता है, कंपाउंड सेंटेंस में भी आता है, तब इसकी हिंदी होती है जब की। तो यहाँ पर हम कंपाउंडर नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, एडवर्ब क्लास बनाने का साधन जुटा रहे हैं। तो यहाँ पर वाइल की हिंदी होगी जब, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको हम यूज़ करेंगे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह, तो यहाँ पर इसकी हिंदी होगी जब, ठीक। अब ये प्रयोग के आधार पर पता चलेगा कि ये व्हेन कब लगाते हैं और वाइल कब लगाते हैं, और वाइल ये सिंस कब लगाते हैं। ये देखिए जब, ये देखिए जब, और ये देखिए जब। तो ये यहाँ पर ये प्रयोगों से पता चलेगा कि हम इन तीनों का प्रयोग कैसे कैसे, और तीनों का प्रयोग अगर तीनों की मीनिंग दी है तो लगभग तीनों का प्रयोग अलग होता है, पक्का अलग होता है। आप ये समझ लीजिए कि तीनों में अंतर होता है। ये नहीं होता कि जहाँ सिंस लगा रहे हैं वहाँ वाइल लगा जाएं, जहाँ वाइल लगा रहे हैं वहाँ व्हेन लगा जाएं। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज का इंतज़ार करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। क्यों निश्चित तौर पर करना पड़ेगा? क्योंकि तुम जानते हो निश्चित तौर पर मैं ये सारे सेंटेंसेस, इन सभी कंजंक्शंस का यूज़ मैं सब लेकर आऊँगा, इसलिए वेट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसके बाद अब ये टाइम वाले हो गए, ये सब क्या हो गए, ये टाइम बताने वाले कंजंक्शंस हो गए। अब वेयर माने क्या हो गया, जहाँ, और वेयर एवर माने क्या हो गया, जहाँ भी, और या फिर जहाँ कहीं भी। वेयर एवर माने जहाँ भी या जहाँ कहीं भी, वेयर माने जहाँ। और यहाँ पर देखिए अब ये दो ही कंजंक्शन है जो प्लेस के रूप में प्रयोग किया जाते हैं, जो प्लेस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये दो ही कंजंक्शन है। और जो बच्चे चाहें कि हम इसे नोट करना चाहते हैं, वो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। हालांकि वैसे तो ये बुक में होते हैं, लेकिन इतनी तरह से एक जगह साथ में नहीं होते हैं, कुछ दिए होते हैं, कुछ नहीं दिए रहते हैं। और एक बात होती है कि दिए तो रहते हैं लगभग सब, हो सकता है सबकी हिंदी ना दी हुई हो, क्योंकि हिंदी बहुत ज़रूरी है। अपने स्टेट का जो लड़का है, प्रदेश का लड़का है, उत्तर प्रदेश का लड़का है, जो हिंदी के माध्यम से पढ़ता है, उसको हिंदी ही सपोर्ट करती है।
मतलब हिंदी अगर वेन एवर की ना आए तो मतलब एक हिंदी मीडियम पढ़ने वाला बच्चा वेन एवर का या वेयर एवर का प्रयोग सही से नहीं कर सकता। इसलिए मैं हिंदी बता रहा हूँ कि इनसे आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद देखिए बिकॉज माने क्योंकि, सिंस माने क्योंकि, जिसको हम कह सकते हैं चूंकि, एस माने क्योंकि, जिसका मतलब ही होता है चूंकि। अब इन तीनों का प्रयोग अलग है। देखो मीनिंग तो तीनों की एक ही, क्योंकि क्योंकि क्योंकि, लेकिन इन तीनों का प्रयोग अलग ही है। अब ये है कि कमेंट करके बताइए कि क्या जैसे वेन एवर है और वेन है, वाइल है और सिंस है, इनके अलग ग्रुप बना करके आपको वीडियो चाहिए या एक्सरसाइज के साथ सेंटेंसेस के साथ चाहिए? अगर सेंटेंसेस के साथ लेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों सेंटेंस एक साथ आ जाएं। तीनों सेंटेंस एक साथ ले लें हम पूरी एक्सरसाइज में। हो सकता है कहीं वेन का आएगा तो कहीं वाइल का नहीं आएगा, कहीं वाइल का आएगा तो कहीं सिंस का नहीं आएगा, कहीं सिंस का आएगा तो बिकॉज का नहीं आएगा। ये वाला सिंस अलग है, ये वाला सिंस अलग है। ये वाला सिंस टाइम बताएगा और ये वाला सिंस रीज़न बताएगा। ठीक है ना? मैं 100% आई प्रॉमिस यू कि आप इसको सीखोगे तो समझोगे कि ये बात अभी तक हमको पता नहीं थी और इसकी जानकारी भी हमको पूर्णतया नहीं थी। सिंस कौन नहीं पढ़ता, एज कौन नहीं पढ़ता, ठीक है, बिकॉज कौन नहीं पढ़ता, वाइल किसने नहीं पढ़ा होगा, वेन किसने नहीं पढ़ा होगा, और ये सिंस यानी जब, जब और जब ये किसने नहीं पढ़े होंगे, सब नहीं पढ़े होंगे। बट डिफरेंस सभी को पूरा आता होगा या नहीं ये मैं कुछ कह नहीं सकता। ये वही कह सकते हैं जो पढ़े होंगे और जितना पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों रीज़न बताते हैं, बस तीनों का डिफरेंस बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे नहीं प्रयोग कर सकते। लेकिन मैं मीनिंग अभी बता रहा हूँ, मैं यूजेस नहीं बता रहा हूँ। पहले मीनिंग लीजिए आप। इफ़ का मतलब होता है यदि, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। वैसे जो ये अनलेस होता है, तो जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इफ़ प्लस नॉट इक्वल अनलेस। अगर इफ़ के साथ नॉट लगाते हैं, मिक्स कर देते हैं तो तैयार हो जाता है अनलेस। अनलेस का मतलब ये है कि यदि नहीं, और यदि नहीं का मतलब अनलेस। अनलेस को फिर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि नहीं भी कह सकते हैं, और अगर आपको यदि नहीं से सपोर्ट नहीं मिलता तो अनलेस का अर्थ जब तक नहीं या जब तक कि नहीं, जब तक नहीं या जब तक कि नहीं के प्रयोग से भी बन जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अनलेस और ये जो दिखा हुआ अनटिल, ये फ़र्क रहता है। तमाम बच्चे इनमें फ़र्क नहीं समझते हैं। जहाँ अनलेस लगाना होता है वहाँ अनटिल लगा देते हैं, और जहाँ अनटिल लगाना होता है वहाँ अनलेस लगा देते हैं। और ये सिंटैक्स में ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है स्पॉटिंग एरर में कि वहाँ अनटिल लग नहीं रहा होता है और वो अनटिल लगा होता है। वहाँ लग रहा होता है अनलेस और वहाँ अनलेस लग रहा है, तो वो क्या करता है, वो लगा देता है अनटिल। और जब अनटिल लगा देता है तो बच्चा ये नहीं जानता कि अनलेस और अनटिल में फ़र्क होता है, तो वो उसको समझ ही नहीं पाता है और वो गलत कर देता है। तो अनटिल और अनलेस में भी आपको डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एज इफ का मतलब होता है मानो। ये एक काल्पनिक जो कंडीशन बताता है, एज इफ अनरियल पास्ट कंडीशन, अनरियल पास्ट कंडीशन, एज इफ माने मानो वो ऐसे चलता है मानो लंगड़ा हो, वो ऐसे बात करता मानो राजकुमार हो, ठीक, वह ऐसे अपने आप को प्रकट करता है जैसे बड़ा बुद्धिमान हो। मतलब इस तरह की कितनी बातें आती हैं, तब वहाँ पर आपको मानो और ये जैसे, इसी को हम जैसे भी कह सकते हैं, लेकिन याद रहे ये कंडीशन बताता है, कंडीशन, ठीक। और यहाँ पर हम इसको एज इफ मानो जैसे, जैसे हम एज इफ करके ही लेते हैं तो, और सोचे कि ये कंपैरिजन में चला जाएगा तो कंपैरिजन जैसा लग तो रहा है लेकिन फिर भी ये अनरियल पास्ट कंडीशन को बताता है, ठीक। इन केस माने होता है की दशा में, की दशा में,
लेकिन ये यदि का ही भाव देता है। इन केस इट रेन्स आई शैल नॉट गो, इन केस इट रेन्स आई शैल नॉट गो, अर्थात बारिश होने की दशा में मैं नहीं जाऊंगा। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स मोड में जैसा बना वैसा बोलें, तो यदि बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। इन केस बारिश होने की दशा में, इन केस का मतलब होता है की दशा में, तो बारिश होने की दशा में नहीं जाऊंगा, अर्थात कहना क्या चाहता है, यदि बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये यदि का सेंस रहता है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है अगर, ये भी आपका कंजंक्शन है जो प्रोवाइड से बना है, लेकिन प्रोवाइड माने देना या आपूर्ति करना होता है। यहाँ पर इसका ये सेंस नहीं होता। प्रोवाइडेड का मतलब होता है अगर, अगर हम इसको ऐसा बोले प्रोवाइडेड इट रेन्स आई शैल नॉट गो, तो वही मतलब हो गया जो इन केस में था। और जैसा कि इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी आई शैल नॉट गो, तो यहाँ पर फर्क है। इसके बाद देखिए ये कंडीशन के थ्रू हो गए। इसके बाद टाइम वाले इधर है, ये आपके कंडीशन हो गए। और इसके बाद ये आपके हैं कंपैरिजन के। एस एस का मतलब उतना, और फिर बीच में आएगा डिग्री और हो जाएगा जितना, ये होगा उतना और इसका हो गया जितना। बस एक फ़र्क है कि ये आपका अफर्मेटिव में लिया जाता है और ये आपका निगेटिव में लिया जाता है। वैसे निगेटिव सेंटेंस में भी एज का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसका अगर सबसे कन्फ्यूजन से बचना है तो अपना एक मेथड, अपना एक तरीका बना लो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एज और निगेटिव सेंटेंस में सो एस। निगेटिव सेंटेंस में एस का प्रयोग कर सकते हैं, कई बुक्स में कई जगह मिलता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सो एस का प्रयोग नहीं कर सकते, वो गलत होता है। तो इसी चक्कर में कि हम गलत ना कर दें, इसलिए सीधी एक तरीका अपनाइए कि एज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड सो एस फॉर निगेटिव सेंटेंसेस। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके बाद लिखा हुआ सो, सो का मतलब होता है ऐसा, ठीक है ना, सो का मतलब ऐसा। अब सोचो कि ये आपको कंपैरिजन कैसे बताता है। जिस समय उसने कह दिया कि ही डिड नॉट से सो, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, कैसा, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप कह रहे हो। तो ये है कंपैरिजन, लेकिन ये लास्ट में सो लग करके ख़त्म भी हो सकता है, बाकी की चीज़ अंडरस्टूड रहती है। तो ही डिड नॉट डू सो, उसने ऐसा नहीं किया। ही डिड नॉट से सो, उसने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा जैसा आप सोचते हो, ऐसा नहीं किया जैसा आप सोच रहे हो अथवा देख रहे हो, या अथवा आप जैसा कह रहे हो। तो यहाँ सो का मतलब ऐसा, और देन माने होता है की अपेक्षा। अब ये आपके क्या हो गए, ये कंपैरिजन वाले कंजंक्शन हो गए। इसके बाद दो का मतलब होता है यद्यपि। आल्दो का मतलब भी यद्यपि होता है, दोनों के प्रयोग में भी कोई फर्क नहीं है, ठीक। आल्दो के साथ बीच बीच में कभी कहीं पर एट भी लगता है। दो माने यद्यपि, आल्दो माने यद्यपि। बस होता ये कि आल्दो मोस्टली हम आगे लगाते हैं और दो मोस्टली हम बीच में लगाते हैं। ज़्यादातर तो आल्दो का ही प्रयोग होता है, इसलिए आल्दो अपनी जगह बना चुका है। जब कोई चीज़ ज़्यादा प्रयोग में आती है और प्रयोग करने का उसका जो एक फ्लो बन जाता है, ठीक, तो वही उसका नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। तो आल्दो को हम ज़्यादातर आगे प्रयोग करते हैं, तो आगे ही करने में उसका सपोर्ट मिलता है। दो को हम बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं, मीनिंग दोनों किए गए, वाक्यों में भी कोई फर्क नहीं होता है। इवन इफ माने होता है यद्यपि, इवन इफ माने भी यद्यपि होता है, लेकिन इसका प्रयोग बिल्कुल अलग होता है। इवन इफ एक मतलब क्या करता है, इवन इफ आपका, हाँ, विरोध बता रहा, तो इवन इफ आपका विरोध बताता है। इवन इफ इट रेन्स हार्ड, मतलब इट रेन्स हार्ड, अर्थात इवन इफ इट रेन्स हार्ड, यद्यपि बारिश तेज हो रही है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। इसका ये सेंस मिलता है कि चाहे जितनी तेज बारिश हो रही हो, मैं जाऊंगा। तो चूंकि बारिश हो रही है, जाना नहीं चाहिए, लेकिन बारिश का विरोध करना और
उसके मतलब जो अपोजिशन में है वो एक्शन ले रहा है। तो ये अपोजिट बताता है, कॉन्ट्रास्ट वाले ये कंजंक्शन है और ये ज़्यादातर अपोजिशन के सेंस में इनको यूज किया जाता है। सेंटेंस के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। हाउएवर प्लस एडजेक्टिव, हाउएवर, अब देखिए हाउएवर हार्ड, however intelligent he may be, however intelligent he may be, वह चाहे जितना बुद्धिमान हो, he cannot solve this problem, वह इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। तो देखिए बुद्धिमान है, चाहे जितना हो, उसके खिलाफ देखिए कैसे रिजल्ट है, वो इस समस्या को हल नहीं कर सकता। क्योंकि बुद्धिमान है तो क्या करना चाहिए, अर्थात उसको इस समस्या को हल कर देना चाहिए, इस सवाल को हल कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास हो गया, चाहे जितना बुद्धिमान हो वह इस सवाल को हल नहीं कर सकता। तो हाउएवर प्लस एडजेक्टिव, ये एक इकलौता सेंटेंस है जो रिजल्ट बताता है। रिजल्ट बताता है मतलब परिणाम बताता है। ही इज सो वीक ही कैन नॉट वॉक, ऐसे करके, ही इज सो वीक ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन डू नथिंग, अर्थात वो इतना बूढ़ा है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होता है कि सो को इस तरफ रखते हैं, बीच में एडजेक्टिव आता है और इसके बाद दैट लगा करके दूसरी क्लॉज बनाई जाती है। तो सो इधर हो जाता है इस क्लॉज में और दैट उस क्लॉज में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सो और दैट को एक साथ लेकर के कहा जाता है इतना की, इतना की, इतना की, तो सो दैट। इसके बाद दैट, इस दैट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना की, और इसका मतलब होता है चाहे जितना, चाहे जितना। और यहाँ पर दैट का मतलब ताकि होता है और की भी होता है। जब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ते हैं तो की इसका अर्थ निकलता है, लेकिन जैसे हम पर्पस में बोल रहे होते हैं, उसने इतनी मेहनत की कि पास हो जाए, वह इतना परिश्रम करता है कि पास हो जाए, मतलब इसमें वही होता है, दैट लगा दो चाहे सो दैट लगा दो, पर कहीं कहीं पर इसमें सो दैट पूरा नहीं लगा होता है, सिर्फ दैट ही लगा होता है और वो सेंटेंस सही होता है। वैसे इसका फुल फॉर्म में क्या होता है, सो दैट होता है, और सो दैट माने होता है ताकि। इसके बाद सो दैट, तो दैट या सो दैट को मैं दोनों को बता चुका हूँ। इसके बाद लेस्ट माने क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, और इसके साथ आता है लेस्ट, वो सॉरी, इसके साथ शुड का प्रयोग अवश्य किया जाता है, शुड, लेस्ट के साथ शुड। इन ऑर्डर दैट माने भी होता है ताकि, ताकि। एस का मतलब होता है जैसे, ये माइनर बताते हैं, जैसे। सो फॉर एज माने होता है जहां तक, जहां तक, अर्थात जहां तक का मतलब होता है कि जिस प्रकार से, जिस तरह से, जहां तक वो एक अपने ढंग और तरीके की एक सीमा को पार करता है, या किसी निश्चित सीमा तक जाता है, तब कह देते हैं कि जहां तक, और या फिर जिस तरीके से हो वहां तक, एज फार एज का प्रयोग, अकॉर्डिंग एज, ठीक है ना। अब के अनुसार, जैसा, ये इसका अर्थ होता है। पर अब इनका प्रयोग सेंटेंस में प्रयोग से पता चलेगा, अभी मैं मीनिंग बता रहा हूँ। तो ये आपके पर्पस हो गए, वो ये आपके मैनर हो गए, ये पर्पस हो गए, ये रिजल्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये कंट्रास्ट हो गया, और ये आपका क्या हुआ, कंपैरिजन हो गया, और ये क्या हो गया, कंडीशन हो गए, और ये क्या हो गया, रीज़न हो गए, और ये क्या हो गया, प्लेस हो गया, और ये सभी क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये 9 प्रकार के कंजंक्शन है जिन्हें कॉपी में लिखने की आवश्यकता है। अगर कॉपी में लिख लेते हो तो हर बार की प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि ये सारे कंजंक्शन एक जगह नहीं मिलते हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको लगेगा कि जो मैं एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ उसमें लगभग ये कंजंक्शन मुझे लेना है, क्योंकि कंजंक्शन बहुत है, इसलिए मैं धीरे धीरे लूँगा। टाइम में जो भी कमेंट करके बताइए कि आपको डिफरेंस वाला चाहिए या एक साथ एक्सरसाइज में सभी चाहिए। अगर एक एक करके मैं सबको लेता हूँ और एक्सरसाइज बनाता हूँ तो वैसा चाहिए, या जैसे मान लीजिए वेन है, वाइल है और सिंस है, इनके डिफरेंस ले करके आपको पार्टिकुलर सेंटेंसेस के माध्यम से ये समझना है। कमेंट करके बताना, जैसा कहोगे वैसा ही कर दूंगा। फिलहाल
सारे जितने भी यहाँ पर कंजंक्शन लिखे हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो प्रीपोजिशन भी होते हैं, जैसे सिंस है, टिल है, आफ्टर है, बिफोर है, फॉर है और ये बट है। देखो इसमें क्या होता है, कंजंक्शन तो ये है ही, ये प्रीपोजिशन भी हैं। कुछ इनमें ऐसे भी हैं जो लगभग एडवर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, ऐसे करके वो कई प्रकार से कंजंक्शन अपना रोल करते हैं। इसके बाद देखिए जैसे लिखा हुआ है सिंस है, टिल है, आफ्टर, बिफोर, फॉर है एंड बट है, ये प्रीपोजिशन होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर समझ जाइए कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन कैसे होते हैं। हालांकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इससे आपको अब फ़ायदा मिलेगा तभी जब इसको आप तैयार करेंगे और समझें। देखिए जैसे हम कह दें ही विल कम टिल फ्राइडे, और जैसे हम ये कह दें कि ही विल रिटर्न टिल यू गो, तुम्हारे जाने तक वो लौट आएगा, सोमवार शुक्रवार तक वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका है प्रीपोजिशन और ये आपका क्या है कंजंक्शन। कैसे हैं अंतर जरा समझ लीजिए, एक ही अंतर से पता चल जाएगा, इन सब के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। ही विल कम टिल फ्राइडे, कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो क्लॉज को जोड़ता है, क्लॉज को। अगर कोई कंजंक्शन है तो वो क्लॉज को जोड़ेगा, चाहे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़े चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़े। तो अगर कोऑर्डिनेट को जोड़ेगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा और कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। सिंपल सेंटेंस में किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता सिवाय एंड के, लेकिन वो भी एंड क्लॉज नहीं जोड़ता, वो वर्ड्स और फ्रेजेस जोड़ता है जो एंड होता है सिंपल सेंटेंस में। तो कंजंक्शन में क्लॉज आती है, क्लॉज में मेन चीज़ क्या होता है, क्लॉज में मेन चीज़ सब्जेक्ट होना चाहिए और उसकी वर्ब होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। तो यहाँ टिल के बाद फ्राइडे लिखा, फ्राइडे एक टाइम है और यहाँ पर देखिए किसी नाउन के आगे ये शब्द आ रहा है तो सिर्फ प्रीपोजिशन बनकर आ रहा है, लेकिन यहाँ टिल जो लिखा हुआ है यहाँ एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक वर्ब है, यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। क्लॉज को जोड़ने वाला क्या होता है, क्लॉज को जोड़ने वाला होता है कंजंक्शन। शब्द को जोड़ने वाला क्या होता है, शब्द को जोड़ने वाला होता है प्रीपोजिशन, ठीक। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो प्रीपोजिशन, अब जैसे हम कहते हैं कि ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सिंस मॉर्निंग यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन है। लेकिन सिंस वाला जो सेंटेंस है तो वो आपको जैसे कैसे बनेगा, जो क्लॉज जोड़ेगा, जो सिंस जो होगा वो जो क्लॉज जोड़ेगा कैसे बनेगा कि सिंस का प्रयोग हम जैसे हम कह दें ही हैज़ बीन ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका प्रीपोजिशन है। लेकिन हम कहते हैं 5 years have passed since he went। अब यहाँ देखिए ये सिंस माने जब, अब यहाँ जब से का अर्थ लेना है आपको। सिंस ही वेंट, जब से वो गया, 5 साल गुजर गए हैं, उसको गए 5 साल हो गए। जब आपसे कोई कहेगा कि उसको गए 5 साल हो गए, फला को मारे 10 साल हो गए, ठीक, हमको आज़ादी मिले इतने साल हो गए, तो जब हमें ऐसा बोलना होता है, ठीक है ना, उसको नौकरी मिले इतने साल हो गए, उसको शादी किए 4 साल हो गए, जब ये हमें कहना होता है तब सिंस का अर्थ जब से होता है और टाइम बताता है
और ऐसे ही किसी वाक्य में आपको क्लॉज को जोड़ता हुआ दिखाई देगा। ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है और ये आपका कंजंक्शन है। लेकिन इस तरफ कोई क्लॉज नहीं है, क्योंकि ना कोई यहाँ सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है, इसलिए ये आपका प्रीपोजिशन जो एक टाइम डिनोटिंग वर्ड के पहले आकर के सिर्फ टाइम बता रहा है। तो ही हैज़ बीन सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया और ये आपका कंजंक्शन हो गया। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे देख लीजिए करके यहाँ पर ये अंतर समझना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर आप गलत बनाओगे। जैसे द डॉग ran after the cat, कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। और जैसे हम ये कह दें कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था के बाद डॉक्टर आया, अर्थात रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। और क्लॉज को जोड़ने वाला क्या होगा, क्लॉज को जोड़ने वाला होगा कंजंक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए आफ्टर के बाद सिर्फ ये नाउन है, इसकी कोई वर्ब नहीं है, अर्थात ये सिर्फ नाउन के आगे आकर के दूसरे नाउन की सिचुएशन बताता है। ये आपका प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन वाले चैनल में वीडियो में मैंने इसको प्रीपोजिशन की परिभाषा भी बताई थी। तो इसी तरह से आपके ये जो सिंस, टिल, आफ्टर, बिफोर और फॉर और बट हैं, ये कंजंक्शन तो है भी, लेकिन साथ में ये प्रीपोजिशन भी है। तो कहीं अगर लिखे हों तो ये जानकारी होना ज़रूरी है कि कब प्रीपोजिशन है और कब कंजंक्शन है। तो हमें बेहतर सेंटेंस का एक आइडिया मिलता है और सेंटेंस की हम गहराई जान जाते हैं। फिलहाल कमेंट करके बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को, ये वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए एक्सरसाइज आपको किस तरह की चाहिए, कैसा चाहते हो, वरना मैं तो अपने हिसाब से कर ही रहा हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है, देखिए, और बाकी किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक। वैसे टाइम काफ़ी हो चुका, मैं टाइम नहीं बताऊँगा कि कितना हो रहा है, और मेरे चेहरे से लगता होगा हर दिन कि मैं मतलब नींद में हूँ, ठीक। कभी कभी अगर ऐसा होता है तो ज़रूर इग्नोर करिए उस चीज़ को। बाकी इन सारे कामों में यही होता ही है, हर एक को जो मतलब एक्स्ट्रा कुछ करना चाहता है उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थात ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ आसानी से आज की दुनिया में हासिल नहीं होती है। तो चलिए, ये कोई वैसा मतलब वीडियो नहीं है। फ़िलहाल जितना पढ़ाना था आज की क्लास हो गई, और अब आपको कल इसमें कमेंट जब करोगे तो कमेंट के अकॉर्डिंग आपको आपके हिसाब से एक्सरसाइज मिलेगी। नहीं करोगे तो तुम जानते हो फिर मैं अपने हिसाब से करूँगा, क्योंकि मुझे समझाना है सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस समझोगे या डिफरेंस समझोगे ये मुझे मालूम नहीं है, तो जो भी कहोगे वो मिलेगा। चैनल को शेयर करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब लोग कहते हैं जैसा मैं भी कह रहा हूँ, तो मेरे लिए भी करिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।